हेलो दोस्तों, मैं जयकांत सैनी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल भारत IQ में। हम डिस्कस कर रहे हैं राजस्थान पत्रिका न्यूज़पेपर जयपुर एडिशन 15 अक्टूबर। तो बने रहिए इस वीडियो में साथ अंत तक। देयर इज लॉट टू नो एंड लॉट टू डिस्कस। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आज यानी कि 15 अक्टूबर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब का जन्मदिन है आज। तो इनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम के अंदर हुआ था और इनका देहांत जो है वो 27 जुलाई 2015 में शिलोंग के अंदर हुआ था, जब ये एक सभा को संबोधित कर रहे थे। बहुत ही बेहतरीन पर्सनैलिटी हैं, यूथ के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं अब्दुल कलाम साहब। आपने सुना होगा कलाम साहब के बारे में कि इनकी तीव्र एक प्रबल इच्छा थी कि ये पायलट बनना चाहते थे। बहुत प्रयास किए इन्होंने, काफ़ी सारे एग्जाम्स भी दिए, लेकिन ये पायलट नहीं बन पाए। लेकिन इनके प्रयास इतने पॉजिटिव थे, इनकी सोच इतनी अच्छी थी कि 2002 से लेकर 2007 के बीच में ये भारत के राष्ट्रपति बने। 11वें राष्ट्रपति बने भारत के ये। तो आप समझ सकते हैं भारत के राष्ट्रपति बनने का मतलब है कि तीनों सेनाओं का अध्यक्ष यानी तीनों सेनाओं के ऊपर हो जाना। तो इनकी इच्छा थी केवल महज पायलट बनने की, और ये अपने जीवन में इतने आगे निकल गए कि ये भारतीय सेनाओं के कमांडर बन गए, मतलब हेड बन गए तीनों सेनाओं के। तो आप समझ सकते हैं कि यदि आप अपनी सही सोच लेकर आगे बढ़ते हैं, अपने प्रयास सही रखते हैं, तो आपको सफलता जरूर मिलती है। ये आप इनसे सीख भी ले सकते हैं। तो हम देख लेते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इनके संबंध में। तो APJ अब्दुल कलाम साहब की बात की जा रही है, यहाँ पे देख लेते हैं। तो इनको कुछ अवार्ड्स भी मिले हुए हैं यहाँ पे। भारत रत्न अवार्ड मिल चुका है इनको, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और अन्य अवार्ड भी इनको मिल चुके हैं। इसके साथ साथ इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट पुस्तक भी लिखी हैं। तो ये पुस्तक देख लीजिए आप, इंपॉर्टेंट है। विंग्स ऑफ फायर, बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है ये। टर्निंग पॉइंट, इग्नाइटेड माइंड, इंडिया 2020, टारगेट 3 बिलियन, ये कुछ किताबें हैं, ये आपको पता होना चाहिए। बहुत ही अच्छी किताबें हैं, आप चाहें तो इनको रीड भी कर सकते हैं। इसके अलावा इनको मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता था। वैज्ञानिक थे ये, लेखक थे, प्रोफेसर थे, बहुत ही अच्छी पर्सनैलिटी थी ये। और इनके नाम से व्हीलर द्वीप का नाम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है। उड़ीसा के अंदर है व्हीलर द्वीप। ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको पता होना चाहिए इनके बारे में। तो ये कुछ जानकारी है इनके संबंध में, तो आप नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछी जा सकती हैं क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी थी भारत की ये। पेज नंबर पे बात की जा रही है, ये बात की जा रही है कोविड-19 के कारण सभी धंधे जो हैं लोगों के चौपट हो गए हैं। तो उसके कारण लोन मॉरेटोरियम का बहुत ही ज़्यादा मुद्दा बना रहा है। लोन मॉरेटोरियम को EMI हॉलीडे भी कहा जाता है। लोन मॉरेटोरियम क्या होता है कि आज यदि आपने बैंक से 1 लाख रुपीज़ का लोन लिया है और आपकी EMI चल रही है, लेकिन कोविड-19 के दौर में आप EMI कहाँ से पे करेंगे जबकि आपके पास इनकम ही नहीं है। तो वहाँ पे EMI को स्थगित कर दिया जाता है टेम्पररी बेसिस पे। इसको हम बोलते हैं लोन मॉरेटोरियम। तो EMI आपको पे नहीं करनी पड़ेगी उस दौरान जब लोन मॉरेटोरियम दे दिया जाता है। तो उसको EMI हॉलीडे भी कहा जाता है। ये आप याद रखिएगा, ये चीज़ पता होनी चाहिए क्या होता है लोन मॉरेटोरियम। इसके साथ होती है चक्रवर्ती ब्याज दर। अब यहाँ पर भी छूट देने की बात इसमें की जा रही है। चक्रवर्ती ब्याज दर क्या होती है कि 100 रुपये आपने लिया है किसी से, 100 रुपये पे जो ब्याज चलती है, जैसे कि ये ब्याज हो गई 10% से 10 रुपया, कितना हो गया 110। तो अब ये ब्याज 110 पे चालू हो जाएगी। फिर यदि इस पर जितना भी ऐड होता जाएगा तो इस प्रकार से ये ब्याज बढ़ती जाती है। इसको हम बोलते हैं चक्रवर्ती ब्याज दर, जो आपने प्रिंसिपल अमाउंट लिया है उसके ऊपर जो ब्याज लगती है, उसके इन दोनों अमाउंट के ऊपर जो ब्याज लगती है उसको बोलते हैं चक्रवृद्धि, यानी चक्र बना के चलती है, उसे हम कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज दर। यहाँ पे एक राजकोषीय नीति की बात की गई है। सरकार ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट राजकोषीय नीति के अंदर दखल ना करे, क्योंकि ये सरकार का मसला है कैसे चीज़ों को डील करना है। राजकोषीय नीति सरकार बनाती है, एक नीति और होती है मौद्रिक नीति, जिसे कि RBI बनाता है। आपने सुना होगा MPC, मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी, जो बैठक होती है जिसकी बार 6 सदस्यों की कमेटी है, तो जिसको हेड करते हैं RBI के गवर्नर। तो ये इस प्रकार से दो महत्वपूर्ण नीतियां हैं, राजकोषीय नीति और मौद्रिक नीति। तो राजकोषीय नीति बनाने का काम सरकार करती है, जिसके अंदर वो डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स को कैसे लगाना है, कम करना है, ज़्यादा करना है, वो सारे डिसीजंस किए जाते हैं। तो राजकोषीय नीति के संबंध में सरकार ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट इसमें दखलंदाजी ना करे, हम अपने हिसाब से डील करेंगे चीज़ों को, कोई हमें पता है कैसे चीज़ों को टैकल करना है, कैसे इकोनॉमी को चलाना है। तो ये सब चर्चा यहाँ पे की जा रही है। तो आपको पता होना चाहिए लोन मॉरेटोरियम क्या होता है, EMI हॉलीडे भी बोलते हैं इसे, चक्रवर्ती ब्याज दर क्या है और राजकोषीय नीति क्या होती है। देखते हैं आगे पेज नंबर में बात की जा रही है। ये क्या बात की जा रही है, लेबनान और इजराइल के संबंध में कुछ यहाँ पे न्यूज़ ये आई है। कटीले बॉर्डर पर उम्मीद की बजी धुन, तो इस प्रकार से कुछ लिया है। तो हम देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट इसके संबंध में। तो लेबनान की राजधानी का नाम है बेरूत। लेबनान चर्चा में भी रहता है काफ़ी ज़्यादा। यहाँ के प्रेसिडेंट का नाम है माइकल ऑल। और इसराइल की राजधानी जेरूसलम है और यहाँ के PM का नाम है बेंजामिन नेतन्याहू। इसराइल बहुत ही ज़्यादा चर्चा में रहता है। इसको हम देख लेते हैं एक बार इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये लेबनान,
इसकी कैपिटल बेरूत मैं आपको बता चुका हूँ, ये है। यहाँ पे है जेरूसलम, ये इजराइल की कैपिटल है। ये दोनों काफ़ी चर्चा में रहते हैं। लेबनान से आप देख सकते हैं, एक तो कंट्री लगता है यहाँ पे सीरिया, लेबनान से लगता है, और दूसरा लगता है इजराइल। इजराइल के साथ जो कंट्री लगता है वो है जॉर्डन, सीरिया और आपका इजिप्ट, और यहाँ ऊपर लगता है इसके साथ लेबनान। तो 4 देश लगते हैं इजराइल के साथ में। इजराइल और जॉर्डन के बीच में मैं आपको बता चुका हूँ डेड सी आता है यहाँ पे, ये आपको पता होना चाहिए, मृत सागर बोलते हैं हम। ऊपर इजराइल के वेस्ट बैंक है, और यहाँ पे है गाजा पट्टी। वेस्ट बैंक पे फतेह लोग कंट्रोल करते हैं, और गाजा पट्टी पे हमास लोग कंट्रोल करते हैं। फतेह मॉडरेट ग्रुप है, हमास रेडिकल है, यानी कि आतंकवादी टाइप लोग हैं हमास लोग। तो ये भी आपको पता होना चाहिए वेस्ट बैंक गाजा पट्टी के बारे में, कई बार एग्जाम में पूछा गया है इनके संबंध में। तो ये इसकी एक लोकेशन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मेडिटेरियन सी लग रहा है, तो लेबनान को भी लेबनान सी से कनेक्टेड है, और यहाँ पे इजराइल भी सी से कनेक्टेड है। तो ये भी आपको एक बेसिक आइडिया होना चाहिए। देखते हैं आगे, पेज नंबर हम पे बात की जा रही है, ये पोलैंड संबंधी एक न्यूज़ है। तो पोलैंड में 75 साल पुराना महाबम धमाके के साथ खामोश हो गया है, ये बात बताई गई है। तो क्या है ये महाबम, देख लेते हैं। पोलैंड की राजधानी का नाम है वारसा। यहाँ पर एक टॉल बॉय नाम से जो बम था उसे डिफ्यूज़ किया गया है। अभी ये जो पिक्चर दिखाई है, इस बम का नाम है टॉल बॉय। तो उसे समुद्री एरिया में डिफ्यूज़ किया गया है, जिससे कोई नुकसान नहीं हुआ है, क्योंकि ये बम 75 साल पुराना था। इस बम को ब्रिटेन ने द्वितीय विश्व युद्ध में पोलैंड पर गिराया था। द्वितीय विश्व युद्ध का टाइम पीरियड था 1939 से लेकर 1944 तक। तो उस समय ब्रिटेन ने पोलैंड पर यह बम गिराया था द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। तो इस बम को अभी डिफ्यूज़ कर दिया गया है। इस बम का नाम आप याद रखिएगा, टॉल बॉय। पूछा सकता है एग्जाम के अंदर कि ब्रिटेन ने कौन से बम का इस्तेमाल किया था द्वितीय विश्व युद्ध में पोलैंड के ऊपर। तो इस बम का नाम है टॉल बॉय। देख लेते हैं इसकी मैप की लोकेशन अब। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे है पोलैंड, इसकी कैपिटल वारसा मैं आपको बता चुका हूँ। यहाँ पर इसमें लिथुआनिया इसको बॉर्डर शेयर करता है, बेलारूस बॉर्डर शेयर करता है, यूक्रेन यहाँ पे बॉर्डर शेयर करता है, स्लोवाकिया बॉर्डर शेयर करता है, ये है चेक रिपब्लिक बॉर्डर शेयर करता है, और जर्मनी बॉर्डर शेयर करता है। पोलैंड के नॉर्थ में बाल्टिक सी, ये आपको पता होना चाहिए, बाल्टिक सी से पोलैंड लगता है। तो ये इसका आपको आइडिया चाहिए। 1 2 3 4 5 6 देश पोलैंड से अपनी बॉर्डर शेयर करते हैं, और यहाँ पे बाल्टिक सी इससे कनेक्टेड है पोलैंड से। तो आप ये इसकी मैप लोकेशन याद रखिएगा। यूरोप का हिस्सा है, यूरोप का देश है पोलैंड एक। देखते हैं आगे, पेज नंबर पे बात की जा रही है। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बहुत ही बेहतरीन एक डिसीजन लिया है। तो महिलाओं को 33% आरक्षण दे दिया है नौकरियों के अंदर। तो ये वुमेन एम्पावरमेंट का जीता जागता उदाहरण है जो कि पंजाब के सीएम ने किया है। तो अभी यहाँ पर मेरा आपसे क्वेश्चन है कि मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताइए कि राजस्थान में 73वें 74वें संविधान संशोधन के तहत महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण दिया गया है नगर निकाय और पंचायत के जो इलेक्शंस होते हैं वहाँ पर। मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए वर्तमान में कितना प्रतिशत आरक्षण है महिलाओं के लिए। देखते हैं आगे, पेज नंबर 2 पे बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है राजस्थान के संदर्भ में। जो भी परीक्षार्थी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आरपीएससी के नए अध्यक्ष अभी चुन लिया गया है भूपेंद्र सिंह यादव जी को। तो इसके संबंध में मैंने एक वीडियो बनाया है, तो आप ऊपर यहाँ पर आई बटन पर क्लिक करके देख लीजिएगा वीडियो। उसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैंने बताए गए हैं आपको। तो यहाँ पर इनको 35वां अध्यक्ष बने हैं भूपेंद्र सिंह जी आरपीएससी के, ये आपको पता होना चाहिए फैक्ट। और अभी दीपक उप्रेती जी ने अपना वहाँ से पोस्ट को खाली किया है, कार्यभार सौंपा है किनको, भूपेंद्र सिंह जी को। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो भूपेंद्र सिंह जी बहुत ही साफ स्वच्छ और ईमानदार छवि के व्यक्ति हैं। तो मुझे आशा है कि ये समयबद्ध सारी जो भर्ती प्रक्रिया उनको पूरा कराएंगे, और जिससे कि युवाओं को नौकरियाँ टाइम समयबद्ध मिल सकेंगी, ताकि बेरोजगार युवा रोजगार की जो रोजगार की तलाश है वो खत्म हो सकेगी, जल्दी खत्म हो सकेगी। तो ये एक अच्छी न्यूज़ है राजस्थान के लिए। तो आप ये नाम याद रखिएगा, आरपीएससी के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह यादव बन गए हैं, पूर्व डीजीपी रह चुके हैं ये। देखते हैं आगे, पेज नंबर 2 पे बात की जा रही है कि राजस्थान में नाहरगढ़ जैविक उद्यान जयपुर के अंदर स्थित है। यहाँ पर पिंजरे में एक लेपर्ड मृत मिला है यहाँ पे। तो ये एक न्यूज़ कवर की गई है यहाँ पे। तो आपको पता होना चाहिए नाहरगढ़ जैविक उद्यान जयपुर के अंदर है। आप मेरे को बताइए कि राजस्थान में कितने जैविक उद्यान है, नंबर बताइए। और पहला जो जैविक उद्यान है यानी कि बायोलॉजिकल पार्क राजस्थान में कौन सा है। 2 क्वेश्चन है, राजस्थान में पहला बायोलॉजिकल पार्क कौन सा है और कितने बायोलॉजिकल पार्क है राजस्थान के अंदर, नंबर बताइए बस आप। पेज नंबर 3 पे बात की जा रही है। ये क्या न्यूज़ आई है यहाँ पे कि शिपिंग कंपनियों ने कंटेनर जो हैंडलिंग है उसका भाड़ा बढ़ा दिया है। तो जो निर्यातक हैं उनको समस्या खड़ी हो गई है, क्योंकि भाड़ा बढ़ाने से उनका जो कॉस्ट है वो ज़्यादा हो गई है। तो यहाँ बता रहे हैं कि जोधपुर की ये न्यूज़ है कि हैंडीक्राफ्ट जो निर्यात करने वाले लोग हैं तकरीबन 750 के आसपास है वहाँ पे हैंडीक्राफ्ट को निर्यात जो करते हैं। तो उनके लिए समस्या ये खड़ी हुई है कि अपने विदेशों में निर्यात कैसे करेंगे वो, क्योंकि सी कनेक्टेड तो है नहीं राजस्थान। तो यहाँ पर बात आती है इनलैंड पोर्ट की यहाँ पे। अब तो इनलैंड पोर्ट जानते हैं क्या है।
तो जोधपुर में ये न्यूज़ तो हो गई, कंटेनर किराया बढ़ने निर्यातों को नुकसान हो रहा है। इनलैंड पोर्ट को सूखा पोर्ट यानी कि ड्राई पोर्ट ही बोला जाता है, ये आप नाम याद रखिएगा, इनलैंड पोर्ट या ड्राई पोर्ट। राजस्थान में इनलैंड पोर्ट कहाँ पर है? कनकपुरा जयपुर, भगत की कोठी जोधपुर, रावता रोड कोटा, ये 3 है, और नया पोर्ट जालौर में बनाने की बात चल रही है। तो होता क्या है कि ये इस प्रकार से पोर्ट बनाए जाते हैं यहाँ पर कि ये जो पोर्ट हैं ये डायरेक्टली रेल से और रोड से कनेक्ट रहते हैं, और वो रेल और रोड आगे जाकर के सी एरिया से कहीं ना कहीं कनेक्ट होते हैं, ताकि विदेशी देशों को हमारा माल एक्सपोर्ट किया जा सके इजीली। क्योंकि राजस्थान में तो सी कनेक्टेड एरिया है नहीं, तो उनको उनका जो माल है, उनका जो प्रोड्यूस है, जो तैयार किया है, उनको कैसे जल्दी से जल्दी उन एरियाज तक पहुंचाया जा सके ताकि उनका आराम से एक्सपोर्ट हो सके। तो इस प्रकार के इनलैंड पोर्ट या ड्राई पोर्ट राजस्थान में डेवलप किए गए हैं, जिससे कि जल्दी से जल्दी उनका सामान जो खराब ना हो कंटेनर में रख करके और ले जाया जा सके, जो कि हमारे सी एरियाज़ के अंदर पोर्ट हैं। तो ड्राई पोर्ट आप याद रखिएगा और इनलैंड पोर्ट भी आप याद रखिएगा। ये हमारे एक्सपोर्ट को बढ़ाने में, बेहतरी में मदद करते हैं, ताकि हमारा एक्सपोर्ट बूम कर सके, बढ़िया हो सके। राजस्थान के अंदर और भी जो एरियाज़ हैं जहाँ पर कि सी कनेक्टेड नहीं है, तो ये इंपॉर्टेंट है। इनलैंड पोर्ट आपको पता होना चाहिए। वैसे तो आपने देखे होंगे जो पोर्ट एरियाज़ होते हैं सी एरियाज़ में, 9 राज्य जो भारत के हैं, वहाँ पर आप देखेंगे पोर्ट एरियाज़ काफ़ी सारे होते हैं जो कि सी से कनेक्टेड सी एरिया है। तो वहाँ पे विदेशी देशों को ले जाने के लिए सी एरिया के थ्रू तो होते हैं, लेकिन इनलैंड पोर्ट और ड्राई पोर्ट का संबंध राजस्थान में आप समझ सकते हैं कि क्या होते हैं। तो ये आप याद रखिएगा क्या होता है इनलैंड पोर्ट और ड्राई पोर्ट। पेज नंबर 6 पे बात की जा रही है कलाम साहब की किताब से। ये यहाँ पे एडिटोरियल ये बात कर रहे हैं। तो कलाम साहब की जयंती है आज 15 अक्टूबर को, तो उनकी किताब है विजन इंडिया 2020। तो उन पर चर्चा की जा रही है कि उनका विजन था कि उन्होंने नारा भी दिया था कि गरीबी हटाओ का नारा नहीं दिया उन्होंने, लाया था, उन्होंने बोला था गांव में समृद्धि लाओ, गांव में समृद्धि लाओ का नारा दिया था। इन्होंने दिया था एक कॉन्सेप्ट दिया था पूरा का मतलब है प्रोवाइड अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरियाज। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, जो पूरी मैं आपको बता रहा हूँ कुछ डिटेल्स। जब भी आप आरएएस जैसे एग्जाम्स लिखते हैं, मेंस एग्जाम, तो वहाँ पे आपको आंसर राइटिंग में कुछ पॉइंट्स होने चाहिए, तो वो पॉइंट आप यहाँ से ले भी सकते हैं। तो ये बता रहे हैं, तो पूरा का कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा, कलाम साहब ने ही दिया था पूरा का कॉन्सेप्ट। और यहाँ पे इन्होंने गरीबी हटाओ के स्थान पर गांव में समृद्धि लाओ का नारा भी दिया था। लेकिन यदि कलाम साहब आज होते तो वो देखते कि क्या हालत पड़ी है कि भारत विश्व में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन यहाँ पर 35 करोड़ की आबादी गरीब कहला रही है। मतलब यहाँ 35 करोड़ की जो आबादी है वो गरीब है, और अमीर होते जाते हैं, गरीब होते जा रहे हैं भारत के अंदर। तो ये सबसे बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। तो वो भी आज बड़े दुखी होते कि किस प्रकार से भारत के गांव में मतलब जो समृद्धि होनी चाहिए थी वो नहीं हुई है। तो विजन 2030 का संकल्प हम ये बता रहे हैं यहाँ पे कि कुछ इस प्रकार से होना चाहिए जो कलाम साहब ने कल्पना की थी कि गांव में समृद्धि हो, तो उस प्रकार की बात की जा रही है। तो विजन इंडिया 2020 किताब अमन की याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है। पूरा का कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये जो गांव में समृद्धि लाओ का नारा भी कलाम साहब ने दिया था। तो ये से संबंधी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, आप नोट कर लीजिएगा। पेज नंबर 6 पे बात की जा रही है एमएसएमई से संबंधी। तो एमएसएमई से संबंधी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट पर हम नजर डालते हैं, तो आप इनको नोट कर लीजिएगा। ये भी मेंस के एग्जाम में पॉइंट्स में आपको काम आएंगे लिखने के लिए। तो यहाँ पे क्या बात की जा रही है, विवादों के तुरंत निपटारे में सक्षम एमएसएमई कानून। तो क्या है कि सप्लायर और परचेजर के बीच में जो डिस्प्यूट होते हैं उनको निपटान करने के लिए जो एमएसएमई कानून है वो सक्षम है, वो उनको जल्दी से डील कर सकता है, जल्दी से उन निपटारा कर सकता है उन विवादों का। तो जिससे कि इकोनॉमी मतलब चलती रहे, बिजनेस चलता रहे, ताकि टकराव की स्थिति कम पैदा हो। तो ये सब बात की जा रही है आर्टिकल में। तो देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। एमएसएमई कानून जो है 2 अक्टूबर 2006 को लागू किया गया था, ये पता होना चाहिए। इस कानून ने 1993 के कानून का स्थान लिया था। तो एमएसएमई कानून 2 अक्टूबर 2006 को लागू किया गया था, ये पता होना चाहिए। जीडीपी में इस क्षेत्र का योगदान, यानी कि एमएसएमई सेक्टर का योगदान है 29%। हमारी जीडीपी में इस सेक्टर का, एमएसएमई सेक्टर जो उसका योगदान है 29%, और 11 करोड़ लोग एमएसएमई में संलग्न है, यानी कि काम कर रहे हैं। जो एमएसएमई सेक्टर है 11 करोड़ लोग। लेकिन 2024 भारत सरकार का सपना है कि जीडीपी में इस सेक्टर का योगदान 50% होना चाहिए, और 15 करोड़ लोग इस एमएसएमई सेक्टर में काम करते हुए होने चाहिए, ताकि हमारी अर्थव्यवस्था और बेहतर हो सके और बेरोजगारी कम हो सके, लोगों को रोजगार मिल सके। तो ये एक अच्छा काम होगा। जैसे कि भारत सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान में चला रखा है कोविड-19 के दौरान, तो ये सब प्रयास किए जा रहे हैं। तो आपको ये फैक्ट जरूर नोट कर लीजिएगा आप कि 29% लोग 29% योगदान है, 11 करोड़ लोग काम कर रहे हैं। ये आपको मेंस के एग्जाम में लिखने के लिए काम आ सकता है थोड़ा बहुत, और ये एक्ट भी आप नोट कर लीजिएगा। देखते हैं आगे।
पेज नंबर 9 पे स्पोर्ट रिलेटेड न्यूज़ है। तो नेमार है, एक फुटबॉल खिलाड़ी हैं, ब्राज़ील देश से इनका संबंध है। तो यहाँ पर इनकी ये पिक्चर आप देख सकते हैं, ये है नेमार। तो इन्होंने रोनाल्डो को भी पीछे छोड़ दिया। रोनाल्डो बहुत ही बेहतरीन एक फुटबॉल खिलाड़ी हैं, आप जानते होंगे इनको, रोनाल्डो जी को। तो नेमार का नाम याद रखिएगा, फुटबॉल से संबंध है खिलाड़ी हैं नेमार और ब्राज़ील देश के हैं। इसके अलावा एक खिलाड़ी हैं दीपिका कुमारी, ये तीरंदाज हैं दीपिका कुमारी जी। तो कॉमनवेल्थ जो गेम्स हैं उसमें इन्होंने स्वर्ण पदक जीत लिया था, पहले भी, मतलब पहले जीत चुकी हैं ये। तो कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक विजेता हैं। तो ये यहाँ पर इनकी पिक्चर देख सकते हैं, न्यूज़ कवर की गई है। तो आप याद रखिएगा, दीपिका कुमारी का संबंध तीरंदाज गेम से है और कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक जीत चुकी हैं। पेज नंबर 10 पे बात की जा रही है, ये बात की जा रही है बीकानेर कॉस्मोडोम। तो बीकानेर ये एक स्टेशन है जहाँ से कि सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं। भारत में जब इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं थी, व्यवस्थाएं नहीं थी, आज तो हम अपने सैटेलाइट खुद ही लॉन्च कर लेते हैं। तो पहले हम बीकानेर का इस्तेमाल करते थे। रशिया का है, एक सेंटर है। तो रूस का सेंटर है ये, दक्षिण कजाकिस्तान में स्थित है ये। तो बीकानेर ये जो एरिया है ये साउथ कजाकिस्तान के अंदर स्थित है, लेकिन इसको एडमिनिस्ट्रेशन करता है रशिया, क्योंकि इसने लीज पर लिया हुआ है। तो इससे संबंधित कुछ यहाँ पे न्यूज़ ये कवर की गई है, तो आप नोट कर लीजिएगा। बीकानेर का संबंध रशिया से है। रशिया देश का एक सेंटर है बीकानेर, जहाँ से कि सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो जल्द से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप मुझे कुछ सुझाव देना चाहते हो कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। इसी के साथ धन्यवाद।